हेलो एंड वेलकम टू द सेकंड चैप्टर ऑफ पॉलिटिकल साइंस क्लास 10th फेडरलिज्म। ठीक है। सो हम फेडरलिज्म शुरू कर रहे हैं। थोड़ा सा हो सकता है वीडियो लंबा हो जाए क्योंकि चैप्टर काफी लंबा है और मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगी कि ये चैप्टर क्लियर हो जाए। ठीक है। शुरू में मैंने कुछ क्वेश्चंस लिखे हैं एज यूजुअल। हम चैप्टर कंप्लीट करेंगे और हम बाद में इन क्वेश्चंस पे आएंगे। अब क्वेश्चन उठता है, व्हाट इज फेडरलिज्म? फेडरलिज्म का मतलब क्या होता है? ठीक है। सो यू मस्ट हैव स्टडीड इन योर क्लास ऑल्सो, क्लास में भी पढ़ा होगा, पता होगा फेडरलिज्म का मतलब क्या होता है। फेडरलिज्म का मतलब होता है इज अ सिस्टम ऑफ डिवीजन ऑफ पावर। आप सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट में जो पावर डिवाइड करते हो उसको बोलते हैं फेडरलिज्म। सो लेफ्ट हैंड साइड इन्होंने स्टार्ट किया है एग्जाम्पल देना बेल्जियम का। ठीक है। हमने कल बेल्जियम मैंने एक फर्स्ट वीडियो बना चुकी हूँ फर्स्ट चैप्टर की पावर शेयरिंग की। अगर वो क्लियर होगा तो ये कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएगा। ठीक है। लेट अस गेट बैक टू द कॉन्ट्रास्ट बिटवीन बेल्जियम एंड श्रीलंका दैट वी सॉ इन द लास्ट चैप्टर। You would recall that one of the key change made in the constitution of Belgium was to reduce the power of a central government and to give these power to the regional government। ठीक है। तो ये वही बात कर रहे हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट की इन्होंने बेल्जियम ने क्या किया, कुछ पावर रिड्यूस की और उन्होंने कुछ पावर जो है वो स्टेट गवर्नमेंट को, रीजनल गवर्नमेंट को दे दिया, जिसकी वजह से जो बेल्जियम में था वो कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं था और बेल्जियम ने अपने सारे प्रॉब्लम सॉल्व कर लिए। लेकिन जो श्रीलंका था वो यूनिटरी सिस्टम था, उसने स्टेट गवर्नमेंट को कोई पावर नहीं दी और इसीलिए श्रीलंका में वो काफी प्रॉब्लम्स चलती रही। तो सेम चीज यहाँ पे, the changes that took place in 1993 was that the regional government were given constitutional power that were no longer depend on the central government। तो रीजनल गवर्नमेंट को उन्होंने कुछ पावर्स दिए जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट पे वो डिपेंड नहीं करते थे, वो सेंट्रल गवर्नमेंट से फ्री थे। बेल्जियम शिफ्टेड फ्रॉम अ यूनिटरी टू अ फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। शुरुआत में बेल्जियम था वो यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट था, मतलब सारा का सारा पार्ट था वो सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में था। बाद में उन्होंने कुछ पार्ट स्टेट गवर्नमेंट को भी दे दिए। श्रीलंका कंटिन्यूज टू बी ऑल प्रैक्टिकल पर्पस अ यूनिटरी सिस्टम। श्रीलंका यूनिटरी फॉर्म को फॉलो करता रहा और इसीलिए श्रीलंका में काफी प्रॉब्लम रहे। ठीक है। और तमिल लीडर्स उसमें रिवोल्ट करते रहे, फिर बाद में सिविल वॉर भी हुआ श्रीलंका में। अब हम डेफिनेशन से स्टार्ट करते हैं। बेसिकली चैप्टर जो है वो ग्रीन, ये जो कलर मैंने किया है यहाँ से स्टार्ट होता है। ठीक है। फेडरलिज्म, इसको चाहो तो अंडरलाइन कर लेना क्योंकि क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में। फेडरलिज्म अ सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इन विच द पावर इज डिवाइडेड बिटवीन अ सेंट्रल अथॉरिटी एंड वेरियस कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट ऑफ अ कंट्री। ठीक है। सो फेडरलिज्म वो गवर्नमेंट है जिसमें कि पावर जो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास होती है, उसके अलावा जो उसके बहुत सारे सबॉर्डिनेट सब यूनिट्स होते हैं कंट्री के, उनके पास भी पावर होती है। ठीक है। सेंट्रल गवर्नमेंट के पास होगी और सब यूनिट्स के पास भी होगी। जैसे कि हम बोलते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट। यूजुअली अ फेडरेशन हैज टू लेवल ऑफ गवर्नमेंट, वन इज द गवर्नमेंट फॉर द एंटायर कंट्री। ठीक है। एंड द अदर आर गवर्नमेंट एट द लेवल ऑफ प्रोविंस और स्टेट। जनरली मोस्ट ऑफ द कंट्रीज में दो लेवल ऑफ गवर्नमेंट होती है, एक तो सेंट्रल गवर्नमेंट होती है और एक स्टेट गवर्नमेंट होती है। मैक्सिमम आप कंट्रीज को देखेंगे तो दो लेवल ऑफ गवर्नमेंट होती है, सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट। जो सेंट्रल गवर्नमेंट होती है पूरी कंट्री को देखती है और जो स्टेट गवर्नमेंट होती है वो कंट्री के जो स्टेट्स होते हैं उनको देखती है। लुक आफ्टर मच ऑफ द डे टू डे एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ देयर स्टेट्स। बोथ दीज लेवल ऑफ गवर्नमेंट एंजॉय देयर पावर इंडिपेंडेंट ऑफ द अदर्स। अच्छा, ये चीज सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इन दोनों जो लेवल की पावर होती है वो इंडिपेंडेंट होती है। सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट में इंटरफेयर नहीं करेगी और स्टेट गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट में इंटरफेयर नहीं करेगी, इसलिए इन दोनों की जो पावर होती है वो इंडिपेंडेंट होती है। ठीक है। ये मैं थोड़ा सा मैप डिस्कस करना चाह रही हूँ, एक बार कभी आ चुका है ये एमसीक्यू में। ये हम दिखाते हैं कि वर्ल्ड में करीब 193 कंट्रीज हैं, जिसमें से कि 25 कंट्रीज ऐसी हैं जहां की फेडरल स्ट्रक्चर ऑफ गवर्नमेंट है। ठीक है। फेडरल पॉलिटिकल सिस्टम है, जिनमें कि 40% ऑफ पीपल वो कवर करते हैं। ठीक है। तो 193 कंट्रीज, जिसमें कि 25 कंट्रीज हैं जिसमें फेडरल स्ट्रक्चर है। अब हम आगे बढ़ते हैं। यूनिटरी गवर्नमेंट। ठीक है। In this sense, federations are contrast within unitary government. Under the unitary system, either there is only one level of government or the sub-units are subordinate to the central government. Unitary में क्या होता है, सिर्फ एक लेवल ऑफ गवर्नमेंट होगी, खाली सेंट्रल गवर्नमेंट होगी। ठीक है। और अगर सबॉर्डिनेट्स होंगे, जो अदर लेवल ऑफ गवर्नमेंट, वो एग्जिस्ट भी करेंगे तो वो यूनिटरी गवर्नमेंट के अंडर में होंगे, वो इंडिपेंडेंट नहीं होंगे। ठीक है। वही डिफरेंस है, बेसिक डिफरेंस है फेडरल एंड यूनिटरी। फेडरल में दोनों इंडिपेंडेंट होंगे, सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट दोनों एक दूसरे में इंटरफेयर नहीं करेंगे, इंडिपेंडेंट पास होगी। पर यूनिटरी में जो स्टेट गवर्नमेंट होगी उसकी इंडिपेंडेंट पास नहीं होगी, वो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में आएगी।
द सेंट्रल गवर्नमेंट पास ऑन ऑर्डर टू द प्रोविंस और द लोकल गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो लोकल गवर्नमेंट के लिए ऑर्डर्स पास करेगा, बट इन फेडरल सिस्टम द सेंट्रल गवर्नमेंट कैन नॉट ऑर्डर द स्टेट गवर्नमेंट टू डू समथिंग। फेडरल सिस्टम में है, सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट को ऑर्डर नहीं दे सकता है कि आप ये काम करो, स्टेट गवर्नमेंट हैज द पावर ऑफ इट्स ओन। ये बेसिक डिफरेंस है दोनों में। अब हम बात करते हैं, जो क्वेश्चंस आ रखे हैं यहाँ पे, स्टेट एनी 5 फीचर ऑफ फेडरलिज्म। ठीक है, अब ये क्वेश्चन बहुत, मैंने हमेशा कहा है कि करेक्ट आंसर सेम ही होते हैं, खाली लैंग्वेज जो ट्विस्ट कर देते हैं। व्हाई आर कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस नेसेसरी फॉर द सक्सेस ऑफ फेडरलिज्म, एक्सप्लेन। ये क्वेश्चन आ रखा है। फिर यहाँ पे आया है, हाईलाइट 3 मेजर डिस्टिंक्टिव बिटवीन द फेडरेशन ऑफ कमिंग टुगेदर एंड होल्डिंग, तो अभी नीचे आएगा। ठीक है, अब 3 फीचर्स और 5 फीचर्स ऑफ फेडरलिज्म। हमारे बुक में करीब हमको ये 6 फीचर्स दे रखे, 7 फीचर्स उन्होंने दिए हैं, कोई भी 5 फीचर्स लर्न कर लेना। देयर आर 2 और मोर लेवल ऑफ गवर्नमेंट। फेडरलिज्म के लिए जरूरी है कि 2 लेवल या उससे ज्यादा लेवल की गवर्नमेंट हो। जैसे हम इंडिया में हमारा 3 लेवल ऑफ गवर्नमेंट है। The different tiers of government, the different tiers of government govern the same citizens, but each tier has its own jurisdiction. जो अलग अलग टीयर्स होते हैं ना, उनके अलग अलग गवर्नमेंट होते हैं, मगर हर किसी का अपना ओन jurisdiction होता है इन स्पेसिफिक मैटर ऑफ लेजिस्लेशन, टैक्सेशन एंड एडमिनिस्ट्रेशन। तो अलग अलग टीयर्स होंगे, ठीक है, फर्स्ट ईयर, सेकंड, थर्ड ईयर, पर उनका अपना jurisdiction होता है, अपना उनका jurisdiction मतलब the area over which somebody has legal authority, so इनकी अपनी legal authority होती है। The jurisdiction of the respective level of tiers of governments are specified in the constitution. इनके जो jurisdictions है, जो इनके rights हैं, वो constitution में लिखे हुए होते हैं। ठीक है, जैसे स्टेट गवर्नमेंट के क्या राइट्स हैं, लोकल लेवल गवर्नमेंट के क्या राइट्स हैं, पूरा का पूरा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें स्पेसिफाई होता है। The fundamental provision of the constitution cannot be unilaterally changed by one level of government. अगर सेंट्रल गवर्नमेंट चाहे कि वो स्टेट गवर्नमेंट के पावर्स को फिनिश कर दे या चेंज कर दे, तो वो कर नहीं सकते हैं। ठीक है, सच चेंजेस रिक्वायर द कंसेंट ऑफ बोथ लेवल ऑफ गवर्नमेंट। सो सेंट्रल और स्टेट दोनों की कंसेंट की जरूरत होती है। अगर सेंट्रल गवर्नमेंट चाहे कि वो स्टेट गवर्नमेंट के पास को चेंज करे, तो नहीं कर सकते हैं। कोर्ट हैव द पावर टू इंटरप्रेट द कॉन्स्टिट्यूशन एंड द पावर ऑफ डिफरेंट लेवल ऑफ गवर्नमेंट। कोर्ट के पास पूरी पावर होती है कि जो डिफरेंट लेवल ऑफ गवर्नमेंट है उनके जो पावर को इंटरप्रेट करे कि सेंट्रल गवर्नमेंट की क्या पावर है और स्टेट गवर्नमेंट की क्या पावर है। द हाईएस्ट कोर्ट एक्ट एज एन एम्पायर इफ डिस्प्यूट्स अराइजेस। अगर कभी सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट में कोई डिस्प्यूट होता है, ठीक है, कभी कोई झगड़ा होता है किसी चीज को लेके, किसी पावर को लेके, तो हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। सोर्स ऑफ रेवेन्यू ऑफ ईच लेवल ऑफ गवर्नमेंट आर क्लियरली स्पेसिफाइड। ठीक है, इनके जो सोर्स ऑफ इनकम जो होते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के, वो क्लियरली स्पेसिफाई होते हैं। ठीक है, कि किस से स्टेट गवर्नमेंट को रेवेन्यू मिलेगा और किस चीज से सेंट्रल गवर्नमेंट को, टू इंश्योर इज फाइनेंशियल ऑटोनॉमी। The federal system thus had dual objective to safeguard and promote unity of the country. ठीक है, तो फेडरल सिस्टम का जो ऑब्जेक्टिव होता है कि कंट्री को सेफ गार्ड करना, मतलब प्रोटेक्ट करना, और उसको प्रमोट करना, यूनिटी ऑफ द कंट्री को प्रमोट करना, while at the same time accommodate regional diversity also. अगर कंट्री में कोई रीजनल डाइवर्सिटी है तो उसको भी एकोमोडेट करना। The ideal federal system has both aspects, mutual trust and agreement to live together. ठीक है, अगर आइडियल जो फेडरल सिस्टम, जो आइडियल फेडरल गवर्नमेंट होगा, उसमें म्यूचुअल ट्रस्ट भी होगा, आपस में लोगों को एक दूसरे पे ट्रस्ट भी होगा, एंड एग्रीमेंट टू लिव टुगेदर, मतलब हम तैयार हैं एक संग रहने के लिए। द एग्जैक्ट बैलेंस ऑफ पावर बिटवीन द सेंट्रल एंड द स्टेट गवर्नमेंट वैरीज। ठीक है, from one federal to another. This balance depend mainly on the historical context in which federation was formed. अब हम बात करते हैं फेडरल और स्टेट गवर्नमेंट के जो पावर है ना, वो वैरी करते हैं। अब यहाँ पे 2 तरह के दिया है, होल्डिंग टुगेदर एंड कमिंग टुगेदर फेडरेशन। तो इनमें थोड़ा सा डिफरेंस है होल्डिंग टुगेदर एंड कमिंग टुगेदर फेडरेशन में, और ये डिपेंड करता है कि जब आप कॉन्स्टिट्यूशन बनाते हो तो आपने किस तरह की पावर उनको दी है, उसके हिसाब से वो थोड़े डिफरेंसेस होते हैं। So there are 2 kinds of routes through which the federation have been formed. इससे रिलेटेड काफी क्वेश्चंस आ रखे हैं, प्लीज ध्यान रखना। द फर्स्ट रूट इन्वॉल्व इंडिपेंडेंट स्टेट्स कमिंग टुगेदर ऑन देयर ओन टू फॉर्म अ बिगर यूनिट, so that by pooling sovereignty and retaining identity they can increase their security.
ठीक है। अब फर्स्ट जो है कि बहुत सारे फ्री स्टेट्स है, इसका बेस्ट एग्जांपल यूएसए है। ठीक है, यूएसए में बहुत सारे स्टेट्स थे, उन्होंने आपस में जुड़ के एक कंट्री बनाया। ठीक है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका बनाया। बेसिकली यूएसए को हम देखेंगे तो उसमें डुअल सिटीजनशिप होती है, एक सिटीजनशिप ऑफ स्टेट होती है, एक सिटीजनशिप ऑफ कंट्री होती है। ठीक है, और यहाँ पे स्टेट्स को सेंट्रल गवर्नमेंट को इक्वल पावर है। ऐसा नहीं है कि हमने स्टेट्स को कम पावर दिए और सेंट्रल गवर्नमेंट को ज्यादा पावर दिए हैं। यहाँ पे स्टेट्स और सेंट्रल गवर्नमेंट में इक्वल पावर होती है। दिस टाइप ऑफ कमिंग टुगेदर फेडरेशन इंक्लूड्स यूएसए, स्विट्जरलैंड एंड ऑस्ट्रेलिया। इन्होंने एग्जाम्पल दे रखे, प्लीज याद रखना, कई बार एग्जाम्पल करके भी 1 मार्कर क्वेश्चन आता है। इन दिस फर्स्ट कैटेगरी ऑफ फेडरेशन ऑल द कॉन्स्टिट्यूएंट स्टेट यूजुअली हैव इक्वल पावर एंड स्ट्रॉन्ग द फेडरल गवर्नमेंट। स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों में इक्वल पावर होती है, दोनों काफी स्ट्रांग होते हैं। ठीक है, जैसे हम बोलते हैं ना कि सेनेट जो है वहां पे इलेक्ट करता है प्रेसिडेंट को, तो वहां पे जो ऐसा नहीं है कि स्टेट जो है वो वीक है सेंट्रल गवर्नमेंट से, स्टेट भी इक्वली स्ट्रांग है एंड सेंट्रल गवर्नमेंट भी इक्वली स्ट्रांग है, इसीलिए वहां पे डुअल सिटीजनशिप है। अब जैसे हम इंडिया का एग्जाम्पल देखेंगे तो हमारे यहाँ सिंगल सिटीजनशिप है, वहां पे सिटीजनशिप ऑफ अ स्टेट एंड कंट्री मिलती है। ठीक है, अब बात करते हैं सेकेंड रूट। सेकेंड रूट जो तुम्हारा है, दैट इज where a large country decided to divide its power between the constituent states and the national government। ठीक है, अब कंट्री डिसाइड करती है कि वो स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट में पावर डिवाइड करेगी। ऑब्वियसली ये आपस में स्टेट्स आपस में मिलके इन्होंने कंट्री तो फॉर्म नहीं किए, तो स्टेट पे वो सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो डिसाइड करती है कि वो स्टेट्स को कौन कौन सी पावर देगी। एग्जाम्पल है इंडिया, स्पेन और बेल्जियम, an example of holding together federation। In this second category, the central government tends to be more powerful via state। ठीक है, इस सेकेंड कैटेगरी में जो तुम्हारा है होल्डिंग टुगेदर में सेंट्रल गवर्नमेंट ज्यादा पावरफुल होती है, स्टेट गवर्नमेंट कम पावरफुल होती है। वेरी ऑफन डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट्स ऑफ द फेडरेशन हैव अनइक्वल पावर। ठीक है, बहुत जनरली मोस्ट ऑफ द इस तरह की होल्डिंग टुगेदर में जो पावर डिस्ट्रीब्यूशन है वो अनइक्वल है, स्टेट गवर्नमेंट को ज्यादा पावर कम पावर है, सेंट्रल गवर्नमेंट को ज्यादा पावर है। सम यूनिट्स आर ग्रांटेड स्पेशल पावर, कुछ यूनिट्स को कुछ स्पेशल पावर मिली। अब सम यूनिट्स आर ग्रांटेड स्पेशल पावर, अभी हम डिस्कस करेंगे जब चैप्टर एक्सप्लेन करेंगे, जैसे नागालैंड है, मिजोरम है, अरुणाचल प्रदेश है, कुछ स्टेट्स को हमने स्पेशल पावर दिए जो कि बाकी स्टेट्स को नहीं दिए। ठीक है, सो ये एग्जाम्पल है। अब आगे बढ़ते हैं, मैं क्वेश्चन जरा सा फटाफट डिस्कस करते हुए चलती हूँ बिकॉज मैं चाहती हूँ लिंगर ऑन। हाईलाइट 3 मेजर डिस्टिंक्शन बिटवीन द फेडरेशन ऑफ कमिंग टुगेदर एंड होल्डिंग टुगेदर। ठीक है, तो एक तो डिफरेंस बिटवीन कंट्रीज के नाम हो जाएंगे। ठीक है, फिर तुम एग्जाम्पल दे सकते हो कि द फर्स्ट रूट इन्वॉल्व्स इंडिपेंडेंट स्टेट्स कमिंग टुगेदर ऑन देयर ओन टू फॉर्म अ बिगर यूनिट। फिर दे सकते हो कि बोथ सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट हैव इक्वल पावर। फिर यहाँ पे है कि where a large country decided to give its power to the state government, central government have more power as compared to state government, second point। और थर्ड पॉइंट तुम एग्जांपल दे सकते हो कंट्रीज का। ठीक है, सो हम इस तरह से कर सकते हैं यहाँ पे। और अच्छा, ये यही है, इतना ही है। और यहाँ पे है हाईलाइट 3 मेजर डिस्टिंक्शन बिटवीन द फेडरेशन ऑफ कमिंग टुगेदर एंड होल्डिंग टुगेदर। जो मैंने बता दिया, उस क्वेश्चन को बार बार वो मतलब ट्विस्ट कर करके एक ही जैसा दे रहे हैं। होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन डू नॉट गिव इक्वल पावर to its constituent unit, explain the statement with the help of example in the context of India। ठीक है, so holding together जो है वो अपने जो नीचे के कंट्रीज है उनको इक्वल पावर नहीं देता है, वो एग्जाम्पल इंडिया से। so यहाँ पे तुम एग्जाम्पल दे सकते हो इंडिया का कि स्टेट गवर्नमेंट हैज लेस पावर एज कंपेयर टू द सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, व्हाट मेक्स इंडिया अ फेडरल कंट्री। इंडिया फेडरल कंट्री क्यों है? How are the power divided between the state and the central government? Explain with example। इंडिया में सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट में पावर कैसे डिवाइडेड है? सो फिर है डिस्क्राइब द 3 tier सिस्टम ऑफ इंडियन फेडरेशन। जो इंडियन फेडरेशन का 3 tier सिस्टम है उसको एक्सप्लेन करो। ठीक है, सो फर्स्ट पैसेज जनरली इंट्रोडक्शन है, बेल्जियम का है, श्रीलंका का है। फिर इंडिया का एग्जाम्पल दे रहे हैं कि इंडिया तो उनसे बहुत बड़ा है और यहाँ बहुत सारे लैंग्वेजेस एंड डाइवर्सिटी है, उसके बाद भी उतनी कॉन्फ्लिक्ट नहीं है, हमने इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व किया।
ठीक है। सो अब बात करते हैं, लेट अस बिगिन विद द कॉन्स्टिट्यूशन। इंडिया हैड इमर्ज एज एन इंडिपेंडेंट नेशन आफ्टर अ पेनफुल एंड ब्लडी पार्टीशन। Soon after independence, several princely states become a part of the country. ठीक है, जब इंडिया डिवाइड हुआ तो इंडिया के बहुत सारे प्रिंसली स्टेट्स थे जो कि ब्रिटिशर्स के अंडर में नहीं थे, वो इंडिपेंडेंट थे, और बहुत सारे ऐसे स्टेट्स थे जो ब्रिटिशर्स के अंडर में थे। जो ब्रिटिशर्स के अंडर में थे वो ऑटोमेटिकली इंडिया के अंडर में आ गए। अब वो प्रिंसली स्टेट्स इंडिया के अंडर में कैसे आते? ठीक है, ऐसे बहुत सारे स्टेट्स हैं जिन्होंने इंडिया के अंडर में आने से मना कर दिया। मैं बहुत लंबा वीडियो नहीं खींचूंगी, अदरवाइज हम एक्सप्लेन करना चाहें तो 1 घंटे में खाली ये प्रिंसली स्टेट ही एक्सप्लेन करेंगे। रिजल्ट ये होता है कि कुछ स्टेट्स जो हैं, जैसे कश्मीर है, जूनागढ़ है, अहमदाबाद है, वो इंडिया में मर्ज होने से मना कर देते हैं। ठीक है, उसके बाद जो कश्मीर की प्रॉब्लम है हम सब जानते हैं, आज तक रन कर रही है। ठीक है, बाद में जूनागढ़ और हैदराबाद तो मर्ज हो गया, अब लास्ट में हमने कश्मीर को भी इंडिया में इंक्लूड कर लिया। द कॉन्स्टिट्यूशन डिक्लेयर्ड इंडिया अ यूनियन ऑफ स्टेट। इससे भी रिलेटेड एक क्वेश्चन आया है, मैं नीचे दिखाऊंगी। ठीक है, जो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वह इंडिया को यूनियन ऑफ स्टेट्स बोलता है। Although it did not use the word federation, the Indian Union is based on the principles of federalism. अब हम बोलते हैं Indian Union is based on the principle of federalism. हमने फेडरल स्टेट फेडरेशन वर्ड यूज नहीं किया है, यूनियन ऑफ फेडरेशन है हमारा। ठीक है, लेट अस गो बैक टू द 7 फीचर्स ऑफ फेडरलिज्म मेंशन अबव। हमने जो 7 फीचर्स ऑफ फेडरलिज्म मेंशन किया ऊपर, वी कैन सी दैट ऑल दीज फीचर्स अप्लाई टू द प्रोविजन ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अगर हम इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन देखेंगे तो सारे के सारे 7 फीचर्स जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में अप्लाई होते हैं। The constitution originally provide for a two-tier system of government, the union and the state government. जब constitution बना था तो हमारा 2 tier of system था, central government था और state government था। ठीक है, the central government representing the union of India and the state government state level पे था। Later a third tier of federation was added in the form of panchayat and municipalities. जो थर्ड टीयर जो ऐड हुआ, सो हमारा जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट है, तो जो थर्ड टीयर हुआ वो पंचायत सिस्टम से लेके ऐड हुआ। ठीक है, जो 3 टीयर्स ऑफ गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट एंड पंचायत, ये 3 टीयर ऑफ गवर्नमेंट हुआ हमारा। ठीक है, the constitution clearly provide a threefold distribution of legislative power between the union government, the state government, thus it contains list. So characteristics of you, हमारा जो ये क्वेश्चन है, how power divided between the states and the central government, ये है आंसर इसका। यूनियन लिस्ट और स्टेट लिस्ट है। इन विच लिस्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एजुकेशन कम्स वाई। ठीक है, अब याद रखना, कुछ यूनियन लिस्ट के सब्जेक्ट्स याद रखना, कुछ स्टेट लिस्ट के सब्जेक्ट्स याद रखना। कई बार वो इंडिविजुअल क्वेश्चन भी आ जाता है कि ये सब्जेक्ट है वो कौन सी लिस्ट में है। सो यूनियन लिस्ट मीन्स सेंट्रल गवर्नमेंट की लिस्ट में कौन कौन से सब्जेक्ट्स हैं जो हमारे नेशनल इंपॉर्टेंस के सब्जेक्ट्स हैं। ये देखिए याद रखना कि नेशनल इंपॉर्टेंस के सब्जेक्ट जो नेशनल लेवल के, मतलब सारे स्टेट्स पे अप्लाई होते हैं। ठीक है, किसी एक स्टेट पे अप्लाई नहीं होते हैं। जैसे कि डिफेंस है, वो पूरी कंट्री के लिए इंपॉर्टेंट है। फॉरेन अफेयर्स है, कंट्री के लिए इंपॉर्टेंट है। बैंकिंग है, मतलब करेंसी पूरी कंट्री के लिए। कम्युनिकेशन एंड करेंसी, तो ये सारे के साथ जो नेशनल इंपॉर्टेंस के सब्जेक्ट्स है ना, वो यूनियन लिस्ट में आते हैं। They are included in the list because we need a uniform policy on the matters throughout the country. ठीक है, इन सब चीजों के लिए यूनिफॉर्म लॉ एंड पॉलिसी की चाहिए, स्टेट टू स्टेट वैरी नहीं करती है। द यूनियन गवर्नमेंट अलोन कैन मेक लॉ रिलेटेड टू द सब्जेक्ट्स मेंशन इन द यूनियन लिस्ट। यूनियन मीन्स सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट जो ये सब्जेक्ट्स हैं इन पे लॉ बनाती है। अब बात करते हैं स्टेट लिस्ट, जो स्टेट के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जो स्टेट के सब्जेक्ट्स हैं उन पे स्टेट गवर्नमेंट लॉ बनाती है। लाइक लोकल इंपॉर्टेंस, जैसे पुलिस है वो स्टेट गवर्नमेंट में आती है। तुमने सुना होगा पंजाब पुलिस, हरियाणा पुलिस। ठीक है, तो वो स्टेट की पुलिस, तो याद रखना पुलिस जो है वो स्टेट गवर्नमेंट में आती है। ट्रेड्स, कॉमर्स, एग्रीकल्चर, इरिगेशन, ये सारा का सारा स्टेट लिस्ट में आता है। The state government makes law on the subjects which is mentioned in a state list. The state government इन पे law बनाती है, central government इसमें कोई law नहीं बनाती है। ठीक है, central government इसमें कोई interfere नहीं करती है। अब बात करते हैं concurrent list, जिसमें कि central government और state government दोनों law बनाते हैं। ठीक है, एक चीज मैं और बताना चाहूंगी कि अगर डिस्प्यूट होता है सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट में किसी सब्जेक्ट्स को लेके कंकरेंट लिस्ट की, तो ऑलवेज विल एंड विश ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट प्रिवेल्स। जब सेंट्रल गवर्नमेंट को राइट होता है कि वो उस सब्जेक्ट पे लॉ बना सके। सो कंकरेंट लिस्ट इंक्लूड सब्जेक्ट्स ऑफ कॉमन इंटरेस्ट टू बोथ द यूनियन एज वेल एज स्टेट गवर्नमेंट। ठीक है, अब ये कॉमन इंटरेस्ट होता है।
कॉमन सब्जेक्ट होता है जिसमें कि सेंट्रल गवर्नमेंट भी इंटरेस्टेड होती है, स्टेट गवर्नमेंट भी इंटरेस्ट होती है, ठीक है। जैसे है एजुकेशन, ठीक है, वो सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट दोनों का है। तुमने कभी स्टेट बोर्ड्स भी सुने होंगे, सेंट्रल बोर्ड्स भी है, सीबीएसई सेंट्रल बोर्ड है और स्टेट उत्तराखंड बोर्ड, पंजाब बोर्ड या अलग से हैं। फॉरेस्ट, ठीक है, ट्रेड यूनियंस, मैरिज, जैसे मैरिज में सेंट्रल गवर्नमेंट ने कोई जैसे ट्रिपल तलाक पे लॉ बनाया तो पूरी कंट्री पे इंप्लीमेंट हुआ, और ट्रिपल तलाक का लॉ तो कोई स्टेट बनाया। तो ऐसे कुछ हैं जो सेंट्रल गवर्नमेंट में भी होते हैं, स्टेट गवर्नमेंट के भी इंटरेस्ट के होते हैं, तो वो कंकरेंट लिस्ट में आते हैं। एडॉप्शन एंड सक्सेशन, अभी एडॉप्शन एंड सक्सेशन ऐसी की पॉलिसी है कि जनरली सेंट्रल गवर्नमेंट बनाती है और पूरे कंट्री पे यूनिफॉर्मली इंप्लीमेंट होती है। Both the union as well as state government can make law on the subjects mentioned in the list. If their law conflict with each other, the law made by union government will prevail. अगर कभी कॉन्फ्लिक्ट होता है तो सेंट्रल गवर्नमेंट में लॉ बनाया है वही एक्सेप्टेड होगा। अब बात करते हैं रेसिड्यूरी सब्जेक्ट्स, लेफ्ट ओवर सब्जेक्ट्स, ठीक है। अब बात करते हैं, द कॉन्स्टिट्यूशन तो 1947 के बाद बना, ठीक है। अब हम है 2024 में, उसके बाद बहुत सारी चीजें ऐड हुई कंट्री में, ठीक है। अब इन्होंने एग्जांपल दिया है कंप्यूटर सॉफ्टवेयर का, ठीक है। उस टाइम पे तो कंप्यूटर नाम की कोई चीज ही नहीं थी। अब इस पे लॉ कौन बनाएगा? सेंट्रल गवर्नमेंट बनाएगा, सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट बनाएगा। तो इन्होंने कहा अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन यूनियन गवर्नमेंट हैज द पावर टू लेजिस्लेट ऑन द जितने भी रेसिड्यूरी सब्जेक्ट्स हैं, लेफ्ट ओवर सब्जेक्ट्स हैं, उन पे सब पे जो लॉ है वो सेंट्रल गवर्नमेंट बनाती है, ठीक है। स्टेट गवर्नमेंट लॉ नहीं बनाती है। आगे बढ़ते हैं। We noted above that most federation that are formed by the holding together do not give equal power to its constituent unit. Thus, all states in the Indian Union do not have identical power. ठीक है। अब हमने देखा कि होल्डिंग टुगेदर में जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसके पास ज्यादा पावर होती है और स्टेट गवर्नमेंट के पास पावर कम होती है। अब ये इंडिया का एग्जांपल दे रहे हैं। सम स्टेट्स एंजॉय अ स्पेशल स्टेटस इन इंडिया, जैसे मैंने उस वक्त बताया भी था, आसाम है, नागालैंड है, अरुणाचल प्रदेश है, मिजोरम है। एंजॉय स्पेशल पावर अंडर सर्टेन प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया अंडर आर्टिकल 371, ठीक है। तो आर्टिकल 371 में जो ये नॉर्थ ईस्ट के स्टेट्स हैं इनको स्पेशल पावर दी गई है, स्पेशल प्रोविजन दिया गया है ड्यू टू पिक्यूलियर सोशल एंड हिस्टोरिकल सर्कमस्टांसेस। इनकी पिक्यूलियर सिचुएशन है, ये नॉर्थ ईस्ट में है, ठीक है। इनके हिस्टोरिकल ऐसे बहुत सारे सर्कमस्टांसेस रहे हैं ब्रिटिशर्स के टाइम पे, इसकी वजह से इनको कुछ स्पेशल पावर दिए गए हैं। अब वो स्पेशल पावर क्या है जो इन स्टेट्स को, नॉर्थ ईस्ट के स्टेट्स को मिले हैं, बाकी स्टेट्स को नहीं मिले हैं? प्रोटेक्शन ऑफ लैंड राइट्स ऑफ इंडिजिनियस पीपल, जैसे हम देखते हैं बहुत सारे नॉर्थ ईस्ट के स्टेट्स जो हैं वो ट्राइबल्स में आते हैं, एसटी में आते हैं, तो प्रोटेक्शन ऑफ लैंड राइट्स ऑफ इंडिजिनियस पीपल, ठीक है। इनके जो इंडिजिनियस पीपल हैं, जो यहाँ के लोग हैं, इनका लैंड पे राइट्स है, बाहर वाले जाके इनकी लैंड को खरीद नहीं सकते, जो कि कश्मीर में भी था पहले, अब एबॉलिश हो चुका है। तो हम बाहर वाले जाके यहाँ पे लैंड्स खरीद नहीं सकते हैं। देयर कल्चर ऑल्सो प्रेफरेंशियली एम्प्लॉयड इन गवर्नमेंट सर्विसेज ऑल्सो, ठीक है। उनके जो कल्चर होते हैं, उनके गवर्नमेंट सर्विसेज हैं, उनको यहाँ पे स्पेशल प्रोविजंस हैं, काफी रिजर्वेशंस मिलते हैं। इंडियंस हु आर नॉट परमानेंटली रेसिडेंट ऑफ दिस स्टेट कैन नॉट बाय लैंड और हाउस हियर, ठीक है। अगर आप यहाँ पे यहाँ के परमानेंट रेसिडेंट नहीं हो तो आप यहाँ जाके जमीन नहीं खरीद सकते हो। Similar special provisions exist for some other states of India as well. अब कुछ स्टेट्स के लिए यहाँ पे अलग से प्रोविजन है, ठीक है। हम बताते हैं यूनियन टेरिटरीज, यहाँ पे उन्होंने कुछ यूनियन टेरिटरीज के एग्जांपल दे रखे हैं। सम ऑफ द यूनिट्स ऑफ द इंडियन यूनियन व्हिच एंजॉयड वेरी लिटिल पावर, दीज आर एरियाज व्हिच आर टू स्मॉल टू बिकम एन इंडिपेंडेंट स्टेट। कुछ जो है ना वो बहुत ही छोटे हैं, ठीक है, वो स्टेट्स की कैटेगरी में आ ही नहीं सकते, सो उनको हम बोलते हैं यूनियन टेरिटरी। जैसे कि चंडीगढ़ है, ठीक है, कैपिटल ऑफ पंजाब और हरियाणा दोनों का है। लक्षद्वीप कैपिटल ऑफ दिल्ली, ठीक है, और द कैपिटल और सिटी ऑफ दिल्ली आर कॉल्ड यूनियन टेरिटरी। चंडीगढ़ है, लक्षद्वीप है, दिल्ली है, ये यूनियन टेरिटरीज है। These territories do not have power of a state. इनके पास स्टेट की कोई पावर नहीं है। And the central government has special power in running these states. सेंट्रल गवर्नमेंट इन स्टेट्स को रन करती है, ठीक है, स्पेशल पावर है सेंट्रल गवर्नमेंट के पास इन स्टेट्स के लिए। This sharing of power between the union government and the state government is basic to the structure of the constitution. अब जो सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट जो पावर डिस्ट्रीब्यूशन है ना, अभी तक क्लियर हो गया होगा कि जो यूनियन टेरिटरीज में कैसी पावर दी है,
कुछ हमने स्पेशल प्रोविजन दिया है नॉर्थ ईस्ट के स्टेट्स को, ठीक है। ये प्रोविजन बाकी स्टेट्स के लिए नहीं है, स्टेट्स के पास कम है, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास क्यों है ये? बेसिकली ये सब चीजें जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के टाइम पे हमने रखी थी ध्यान। इट इज नॉट इजी टू मेक चेंजेस टू दिस पावर शेयरिंग अरेंजमेंट। क्या हम इन पावर को चेंज कर सकते हैं? हम नॉर्थ ईस्ट के स्पेशल प्रोविजन को हटा सकते हैं? इतना आसान नहीं है। Parliament alone, the Parliament cannot on its own change this arrangement. Parliament change नहीं कर सकता है. Any change it has to be first passed by the both houses of Parliament with at least 2/3 of majority. दोनों हाउस पास करेंगे, राज्यसभा और लोकसभा with 2/3 majority. Then it has to be rectified by the legislature of at least half of the total state. ठीक है, तो टोटल स्टेट्स के हाफ टोटल स्टेट से इसको रेक्टिफाई करना होगा, पार्लियामेंट में 2/3 मेजोरिटी से पास करना होगा, तब इनका स्पेशल स्टेटस हटेगा। The judiciary plays an important role in overseeing the implementation of constitutional provisions and procedures. In case of any dispute about the division of power, the High Court and the Supreme Court make a decision. मैंने पहले भी बता दिया है कि अगर इनके पावर को लेके कभी झगड़ा होता है सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट में, तो they can go together to the High Court or a Supreme Court of India and they are the final decision maker. वो इनके disputes को solve करेंगे, ठीक है। यूनियन एंड द स्टेट गवर्नमेंट हैव द पावर टू रेज रिसोर्सेज बाय लेइंग टैक्सेस इन ऑर्डर टू कैरी ऑन द गवर्नमेंट द रिस्पांसिबिलिटी असाइन टू द ईच ऑफ देम। सेंट्रल गवर्नमेंट अलग टैक्सेस लगाती है, स्टेट गवर्नमेंट अलग टैक्सेस लगाती है, ठीक है। ये टैक्सेस लगाते हैं बिकॉज इनको अपने स्टेट्स को रन करना होता है, इसलिए। अब यहाँ पे क्वेश्चन बात करते हैं, हाउ डू द सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट एंजॉय देयर पावर इन फेडरल सिस्टम? The power are clearly divided in union list, state list. They exercise authority equally on its item listed in concurrent list. Two government operate according to their jurisdiction. ठीक है, सो अगर 2 मार्कर क्वेश्चन आता है तो इस तरह से आंसर लिखना है। द सेंट्रल गवर्नमेंट में है, पूरी तरह से डिसाइड है कि सेंट्रल गवर्नमेंट की क्या पावर होगी, स्टेट गवर्नमेंट की क्या पावर होगी, और पूरा का पूरा स्पेसिफाई है यूनियन लिस्ट और स्टेट लिस्ट में, ठीक है। और दोनों की गवर्नमेंट है सेंट्रल और स्टेट, इसके हिसाब से चलती हैं। बात करते हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर बिटवीन द सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट। यहाँ पे भी दे रखा है, कॉन्स्टिट्यूशन क्लियरली डिस्ट्रीब्यूट लेजिस्लेटिव पावर बिटवीन द स्टेट एंड यूनियन गवर्नमेंट। Subjects of national importance like foreign affairs, banking came under union list. Central government subjects of local importance, police, trade comes under state government under state list. Subjects of common interest, ठीक है, ये सेम आंसर बार बार आएगा, ठीक है। सो थोड़ा सा ध्यान रखना, यू कैन इजिली राइट योर आंसर, क्योंकि एक बार हम जब कर लेंगे तो बहुत मुश्किल, मुझे नहीं लगता बहुत मुश्किल होगा करना, और यू कैन इजिली राइट योर आंसर। थोड़ा ब्लैक कर दे रही हूँ, इट्स गोइंग टू बी इजीली विजिबल टू यू, सो यू कैन राइट दिस आंसर एंड इट्स गोइंग टू बी डन। अब बात करते हैं, जो मैंने क्वेश्चन बोला था कि यहाँ पे जो दिया था ये वाला, द कॉन्स्टिट्यूशन डिक्लेयर इंडिया एज अ यूनियन ऑफ स्टेट, व्हाई, ठीक है। सो ये आंसर यहाँ पे दे रखा है मैंने, वहां पे जगह नहीं थी। व्हाई डिड द मेकर ऑफ अवर कॉन्स्टिट्यूशन डिक्लेयर इंडिया टू बी अ यूनियन ऑफ स्टेट? व्हाई वर सम सब पॉलिटिकल यूनिट्स ऑफ इंडिया गेव अ स्पेशल स्टेटस, ठीक है। अब जैसे मैंने बताया कि नॉर्थ ईस्ट को स्पेशल स्टेटस क्यों दिया, ठीक है, और इंडिया को यूनियन ऑफ स्टेट्स क्यों बोला, ठीक है। So India became a union of states because it consisted of both British ruled territory as well as many princely states, ठीक है। जब हम इंडिपेंडेंट हुए थे तो हमारे पास ब्रिटिश रूल टेरिटरीज भी थे और कुछ इंडिपेंडेंट प्रिंसली स्टेट्स भी थे। Some sub political units of India have a special status. कुछ सब पॉलिटिकल यूनिट्स ऑफ इंडिया थे, उनके कुछ स्पेशल स्टेटस थे, जैसे जम्मू एंड कश्मीर ज्वाइन इंडिया ऑन अ स्पेशल कंडीशन। जम्मू कश्मीर था, पहले तो वो ज्वाइन करने को तैयार नहीं था इंडिया में, फिर राजा हरि सिंह ने बोला कि ठीक है मैं इंडिया को ज्वाइन करूंगा मगर स्पेशल स्टेटस में। सो आर्टिकल 371 था उनका, अपना अलग से था स्टेटस, ठीक है। सम यूनिट्स वर टू स्मॉल टू बिकम एन इंडिपेंडेंट स्टेट, दे वर मेड यूनियन टेरिटरीज। कुछ थे वो बहुत ही छोटे थे तो उनको हम स्टेट्स बना ही नहीं सकते थे, तो हमने उनको यूनियन टेरिटरीज बना दिए। States in the northeast have been given a special status as they have a large tribal population with a distinct history and culture, ठीक है। तो नॉर्थ ईस्ट को हमने स्पेशल स्टेटस दिया बिकॉज उनके जो
की अपनी अलग हिस्ट्री है, लार्ज ट्राइबल पॉपुलेशन वहां पे रहती है, तो हम उनके जो इकोसिस्टम जो चीजें थी उनको डिस्टर्ब करना चाहते नहीं थे। और वैसे भी उनका ब्रिटिशर से अलग से एग्रीमेंट था, तो हम उस चीज को चेंज करना नहीं चाहते थे। इसीलिए हमने इसको बोला यूनियन ऑफ स्टेट्स। मेरे ख्याल से ये क्लियर हो गया होगा कि हम यूनियन ऑफ स्टेट्स क्यों बोला गया है, फेडरल सिस्टम क्यों नहीं बोला गया। ठीक है, यहां से उठा लेना ये आंसर। सो इट विल बी डन। अब बात करते हैं, ये जो हमारा है ये बेसिकली 1947 का मैप है इंडिया का। अगर ये हम ये देखते हैं तो ये ईस्टर्न एंड वेस्टर्न साइड हमारा पाकिस्तान था, ठीक है, बीच में इंडिया था। इंडिया कब देखोगे कि कुछ ब्रिटिशर्स के अंडर में थे, कुछ प्रिंसली स्टेट्स थे, ठीक है। तो इसी की वजह से मतलब बहुत कंडीशन काफी खराब थी हमारी। तो जैसे मैंने हैदराबाद बताया था, जूनागढ़ बताया था, कश्मीर बताया, वैसे तो बहुत सारे मोर देन 500 थे कि जो कि प्रिंसली स्टेट्स थे। अब बात करते हैं हाउ इज फेडरलिज्म प्रैक्टिस। स्टेट एनी थ्री की फीचर्स ऑफ फेडरलिज्म इन इंडिया। इंडिया के फेडरलिज्म के बारे में बात करना है, क्वेश्चन ये बार बार आ रहा है, बार बार आ रहा है। और हाउ फेडरलिज्म इज प्रैक्टिस, हमने फेडरलिज्म कैसे इंप्लीमेंट किया इंडिया में, ठीक है। Constitutional provisions are necessary for the success of federalism, but these are not sufficient. If the federal experiment has succeeded in India, it is not merely because of the clearly laid out constitutional provision. खाली कॉन्स्टिट्यूशन, खाली लॉ बना देने से कंट्री सक्सेसफुल नहीं होता है, उसको इम्प्लीमेंट करने में भी हमको बहुत सारी चीजों के ध्यान देना पड़ता है, ठीक है। The real success of federalism in India can be attributed to the nature of democratic politics in our country. हमारी जो कंट्री की जो डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स थी उसको हम क्लियर कट क्रेडिट दे सकते हैं। This ensured that the spirit of federalism, respect for diversity and desire for living together became shared ideal in our country. नाउ लिंग्विस्टिक स्टेट्स। अब जब हमारा कंट्री आजाद हुआ तो बहुत ही अलग अलग रिजल्ट हुआ कि हमने जब लिंग्विस्टिक लाइन पे जो लैंग्वेज के हिसाब से स्टेट बनाना शुरू किया, ठीक है। The creation of linguistic state was the first and major test for democratic politics in our country. लैंग्वेज के हिसाब से स्टेट्स बनाना। If you look at the political map of India when it began its journey as a democracy in 1947 and that of 2019, you will surprised by the extent of change. जो मैप 2019 में है और जो मैप 1947 में है, तो बहुत सारे चेंजेस हुए हैं। Many old states have vanished. बहुत सारे जो पुराने states थे वैनिश हो गए। Many new states have been created. हमने बेसिकली जो नए states क्रिएट किए वो लैंग्वेज के हिसाब से किए। Areas, boundaries and names of the states have been changed. बहुत सारी कंट्री, बहुत सारी states के नाम चेंज हो गए, states की एरिया चेंज हो गए, उनके बाउंड्रीज चेंज हो गए। In 1947, the boundaries of several old states of India were changed in order to create a new states. हमने बहुत सारे पुराने जो states थे उनकी बाउंड्री चेंज किया क्योंकि हम नया स्टेट बनाना चाहते थे। This was done to ensure that the people who spoke the same language live in the same states. अब ऐसा तो नहीं हो सकता, जैसे गुजरात है गुजराती है, महाराष्ट्र है मराठी है। अब ऐसा तो नहीं कर सकते ना कि आधे गुजराती को हम महाराष्ट्र में डाल दे, आधे मराठी को गुजरात में डाल दे। तो हमने ये क्या किया कि जब हम स्टेट्स बनाना हमने शुरू किया तो हमने लैंग्वेज को ध्यान रखा और लैंग्वेज के हिसाब से स्टेट्स बना, इसीलिए उनकी बहुत सारे स्टेट्स की जो बाउंड्री है वो बदल गई। Some states were created not on the basis of language but to recognize different based on culture, ethnicity and geography. कुछ स्टेट्स खाली लैंग्वेज के हिसाब से नहीं बने, कुछ उनकी ज्योग्राफी के हिसाब से बने, कुछ उनके कल्चर के हिसाब से बने। नागालैंड है बिकॉज ऑफ कल्चर, ये उत्तराखंड एंड झारखंड बिकॉज ऑफ ज्योग्राफी। ऐसे बहुत सारी चीजों को हमने ध्यान रखा और फिर हमने स्टेट्स बनाया। नेक्स्ट पेज में जाने से पहले मैं इस क्वेश्चन को डिस्कस कर लेती हूँ बिकॉज दोबारा आना पड़ेगा। 3 फीचर्स ऑफ फेडरलिज्म इन इंडिया, वो पिछला वाला टॉपिक है वही है। The constitution originally provided for a two-tier system of government, the union and the state. The constitution clearly provide a three-fold distribution of legislative power between the union and the state government. फिर हम वो तीनों लिस्ट लिखेंगे, यूनियन लिस्ट लिखेंगे, स्टेट लिस्ट लिखेंगे, कंकरेंस लिस्ट लिखेंगे। The union government has the power to legislate on these residuary subjects. अब हम बात करेंगे थर्ड पॉइंट में, रेसिडुअरी दैट इज लेफ्ट ओवर सब्जेक्ट्स। सेंट्रल गवर्नमेंट की पावर है कि वो उस पर लॉ बनाएगा। फिर चंडीगढ़ और लक्षद्वीप का एग्जाम्पल दे सकते हैं कि आर कॉल्ड यूनियन टेरिटरी। दीज टेरिटरी डू नॉट हैव द पावर ऑफ अ स्टेट, द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज द स्पेशल पावर इन रनिंग दीज एरियाज। इनके पास तो सेंट्रल गवर्नमेंट इन एरियाज को रन करती है। फीचर्स ऑफ फेडरलिज्म इन इंडिया, ये है आंसर। इसमें कोई भी 3 फीचर पूछा था, मगर तुम चाहो तो अब उन्होंने फर्स्ट 2 में तो दे रखा है जनरल इंट्रोडक्शन, फिर प्रोवाइड 3-fold सिस्टम,
फिर तीनों मेंशन करने पड़ेंगे, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कंकरेंट लिस्ट, और फिर थर्ड में इन्होंने यूनिटरी सिस्टम दिया, रेसिडरी वाला दिया है। ठीक है, हमेशा एक एक्स्ट्रा पॉइंट लिखना कि अगर एग्जामिनर को कहीं से पॉइंट कम लगेगा तो वो नेक्स्ट पॉइंट को रेफर कर लेगा, जिससे मार्क्स डिडक्ट ना हो। ये 2024 का मैप है, ऊपर वाला मैप जो था 1947 का था ना। अब हम बात करते हैं when the demand for the formation of states on the basis of language was raised, some national leaders feared that it would lead to disintegration of the country. अब जब डिमांड शुरू हुई कि जो हमारा स्टेट्स है वो लैंग्वेज के हिसाब से बने, तो कुछ हमारे लीडर्स थे, उनको बड़ा डर लगा। ठीक है, उनको लगा कि अगर लैंग्वेज के हिसाब से स्टेट्स बनेंगे तो हो सकता है कि फ्यूचर में कंट्री और डिवाइड हो जाए और पार्टीशन हो इंडिया का। The central government resisted linguistic state for some time. कुछ टाइम तक सेंट्रल गवर्नमेंट बड़े रेजिस्टेंट थे, बड़े एडमेंट थे। उन्होंने कहा कि हम स्टेट्स को लैंग्वेज के हिसाब से डिवाइड नहीं करेंगे। बट द एक्सपीरियंस हैज शोन दैट द फॉर्मेशन ऑफ लिंग्विस्टिक स्टेट्स हैज एक्चुअली मेड द कंट्री मोर यूनाइटेड। अगर हमें एक्सपीरियंस से नजर आया कि अगर हमने स्टेट्स लिंग्विस्टिक के हिसाब से बनाए तो हमारी कंट्री और यूनाइटेड हुई और स्ट्रांग हुई। अब लैंग्वेज पॉलिसी, इसी रिलेटेड क्वेश्चन काफी आ चुके हैं एग्जाम में। हमारी कंट्री की जो नेशनल लैंग्वेज है वो क्या हो। ठीक है, शुरुआत में तो लोगों ने कहा कि महात्मा, इसमें दिया नहीं, मैं थोड़ा सा एक्स्ट्रा बता रही हूँ। महात्मा गांधी ने कहा था कि हमारे जो नेशनल लैंग्वेज होनी चाहिए वो हिंदी होनी चाहिए, हिंदी एंड उर्दू मिक्स होनी चाहिए। साउथ के जो स्टेट्स है वो उसको एग्री नहीं कर रहे थे। यहाँ पे वही दे रखा है, थोड़ा सा बहुत दिया हुआ है। Our constitution did not give the status of national language to any language. So हमारी जो constitution है उसमें किसी भी language को national language का दर्जा नहीं दिया है। हिंदी was identified as the official language. ये क्वेश्चन आ चुका है, यहाँ पे 2015 में आया है। What status has been given to the हिंदी by the Constitution of India? So official language है, प्लीज याद रखना, national language नहीं है। ठीक है, बिकॉज जो 40% पीपल इंडिया में है वो ही खाली हिंदी बोलते हैं, सारे हिंदी नहीं बोलते। देयरफॉर देयर वर मेनी सेफ गार्ड टू प्रोटेक्ट अदर लैंग्वेज ऑल्सो। उन्होंने ऐसे बहुत सारे लॉ पास किए कि बाकी लैंग्वेजेस को भी प्रोटेक्ट करना चाहिए। बेसिकली बिसाइड हिंदी देयर आर 22 अदर लैंग्वेजेस रिकॉग्नाइज्ड एज शेड्यूल्ड लैंग्वेज। जो हमारे कंट्री में है हिंदी को छोड़ के बाकी 22 जो है वो रिकॉग्नाइज्ड लैंग्वेज है। मच ऑफ द गवर्नमेंट वर्क टेक प्लेस इन द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ कंसर्न स्टेट्स ऑल्सो। ठीक है, जो स्टेट्स की ऑफिशियल लैंग्वेज है, काफी कुछ जो बैंक का काम है, बाकी काम है, उन लैंग्वेजेस में होता है। Unlike Sri Lanka, the leader of our country adopted a very cautious attitude in spreading use of Hindi. According to Constitution, the use of English for official purpose was to stop in 1965. ठीक है, अब हमने ये डिसाइड किया था जब कॉन्स्टिट्यूशन बना था कि 1965 तक आते आते सब लोग हिंदी से हिंदी को मतलब बोलने लगेंगे, लिखने लगेंगे। 65 के बाद हम हिंदी को बंद कर देंगे। मगर क्या हुआ कि ऐसा कुछ हुआ नहीं। सो रिजल्ट हुआ कि उन्होंने फिर हाउएवर मेनी नॉन हिंदी स्पीकिंग स्टेट्स डिमांडेड दैट द यूज ऑफ इंग्लिश कंटिन्यू। सो बहुत सारे तमिलनाडु, बहुत सारे स्टेट्स थे जिन्होंने कहा कि हिंदी नहीं, जो इंग्लिश को कंटिन्यू रखो। The central government responded by agreeing to the continue the use of English along with Hindi for the official purpose. So आज की डेट में अगर कभी बैंक में विजिट करते हो तो तुम देखते हो कि दोनों लैंग्वेज है, इंग्लिश और हिंदी में रिटर्न वर्क होता है। सो ये ऑफिशियल लैंग्वेज है। ठीक है, प्रमोशन ऑफ हिंदी कंटिन्यू टू बी द ऑफिशियल पॉलिसी ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। प्रमोटिंग डज नॉट मीन दैट द सेंट्रल गवर्नमेंट कैन इम्पोज हिंदी ऑन द स्टेट्स वेयर पीपल स्पीक अ डिफरेंट लैंग्वेज। गवर्नमेंट ने कोशिश किया है, प्रमोट कर रही हिंदी, पर इसका मतलब ये नहीं है कि जो नॉन हिंदी स्पीकिंग स्टेट्स हैं वहां पे हिंदी जबरदस्ती इंप्लीमेंट करें। ठीक है, सो धीरे धीरे उनको है कि फ्यूचर में शायद कभी हिंदी नेशनल लैंग्वेज हो सकती है, बट फिलहाल तो वो ऑफिशियल लैंग्वेज है। Flexibility shown by Indian political leaders help our country avoid a kind of situation that Sri Lanka finds itself in. अगर जबरदस्ती किया होता तो हमारी भी कंडीशन श्रीलंका जैसी होती। तो हमारे जो लीडर्स ने उन्होंने कभी जबरदस्ती की नहीं, उन्होंने कहा कि जैसे भी सिचुएशन होंगी हम देखें। सेंटर स्टेट रिलेशन, हमारा जो सेंटर और स्टेट में रिलेशनशिप कैसा है। ठीक है, restructuring the central state relation in one more way in which federalism has been strengthened in practice. How the constitutional agreement for sharing power work in reality depend on a large extent on how the ruling parties leaders follow these arrangements. ठीक है, so ruling party कैसे देखती है,
कैसे देखते हैं स्टेट्स। फॉर अ लॉन्ग टाइम द सेम पार्टी रूल्ड। अब यहाँ पे वो एक सिचुएशन दे रहे हैं हमारे को, ठीक है। हम सब जानते हैं कि हमारे कंट्री में काफी समय तक कांग्रेस रूल करती थी, ठीक है। बहुत सारे स्टेट्स में भी कांग्रेस थी, ठीक है। तो रिजल्ट ये हुआ कि दिस मेंट दैट द स्टेट गवर्नमेंट डिड नॉट एक्सरसाइज देयर राइट एज ऑटोनोमस फेडरल यूनिट्स, क्योंकि सेंट्रल में भी कांग्रेस थी, स्टेट में भी कांग्रेस थी। तो जो स्टेट गवर्नमेंट थी ना, वो ऑटोनोमस मतलब इंडिपेंडेंट काम नहीं कर पा रही थी। एज एंड व्हेन द रूलिंग पार्टी एट द स्टेट लेवल वाज डिफरेंट, parties that ruled at the center tried to undermine the power of a state. अगर सेंट्रल में सपोज कांग्रेस है और किसी एक स्टेट में कांग्रेस नहीं है, कोई और दूसरी पार्टी है, तो रिजल्ट होता था उस स्टेट्स को बड़े प्रॉब्लम फेस करने पड़ते थे, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट को कभी भी सपोर्ट नहीं करती थी। इन दोज डेज बात कर रहे हैं तब की, सेंट्रल गवर्नमेंट वुड ऑफन मिस यूज द कॉन्स्टिट्यूशन टू डिसमिस द स्टेट गवर्नमेंट। कई बार क्या करती थी कि सेंट्रल गवर्नमेंट है वो अपने स्पेशल पावर यूज करती थी और स्टेट गवर्नमेंट को डिसमिस कर देती थी। और कई बार स्टेट में प्रेसिडेंट रूल इम्पोज हो जाता था, फिर उसमें फ्रेश इलेक्शन होते थे, ठीक है। द गवर्नमेंट वाज कंट्रोल्ड बाय राइवल पार्टी। अगर वो राइवल पार्टी है उस स्टेट में, तो वो हमेशा कोशिश करते थे कि वहां की पार्टी को डिसमिस कर दे और वहां पे फ्रेश इलेक्शन कराएं। दिस अंडरमाइन द स्पिरिट ऑफ फेडरलिज्म। ये एक तरह से फेडरलिज्म का ट्रू स्पिरिट नहीं है। ऑल दिस चेंज सिग्निफिकेंटली आफ्टर 1990। जैसे जैसे समय बदला 1990 में चीजें काफी बदल गई। This period saw the rise of regional political parties in many states of the country. ये एक ऐसा समय था कि कांग्रेस धीरे धीरे कमजोर होने लगी और बहुत सारी रीजनल पार्टीज कंट्री में आने लगी। दिस वाज आल्सो द बिगिनिंग ऑफ एरा ऑफ अ कोalition गवर्नमेंट। कोalition का मतलब होता है कि 2 और 3 पार्टी मिलकर गवर्नमेंट बनाती हैं, उसको बोलते हैं कोalition पर। तो ये एक एरा था, मतलब एक ही समय था कोalition गवर्नमेंट का। तो हम देखते हैं कि सेंट्रल में कोई एक गवर्नमेंट नहीं है, खाली कांग्रेस नहीं है, अब बहुत सारी पार्टियां मिलकर गवर्नमेंट बना रही हैं, ठीक है। Since no single party got a clear majority in the Lok Sabha, the major national parties that had to enter into an alliance with many parties, including several regional parties, to form a government at the center. अब रिजल्ट हुआ कि जो मेजर पार्टी थी उसको बहुत सारे रीजनल पार्टी से अलायंस करना पड़ा गवर्नमेंट बनाने के लिए सेंटर में। तो रिजल्ट हुआ कि वो जो सीन था पहले वाला वो काफी कुछ बदल गया। ये कार्टून कई बार एग्जाम में आता है, इसलिए हम ये कार्टून डिस्कस करते हैं। द स्टेट प्लीडेड फॉर मोर पावर। अब देखो कि सेंट्रल में कांग्रेस था, ये इंदिरा गांधी का ये है पिक्चर है, पावर ऑफ स्टेट, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट के पास बहुत सारी पावर है। स्टेट गवर्नमेंट फाइनेंशियल एड के लिए, बहुत सारी चीजों के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट से प्लीड करती थी, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट का होल्ड बहुत ज्यादा था स्टेट गवर्नमेंट में। स्पेशली सिचुएशन बहुत खराब हो जाती थी जबकि स्टेट में कोई और गवर्नमेंट हो, सेंट्रल में कांग्रेस है और स्टेट में कांग्रेस ना हो के किसी और पार्टी की गवर्नमेंट हो, तो फिर उनके लिए बड़ा मुश्किल होता था। अब ये इन्होंने एक कार्टून दिया है कोalition गवर्नमेंट का। बेसिकली जो जो सीट पे बैठे हैं दैट इज अटल बिहारी वाजपेयी, ठीक है। और ये अगर छोटी छोटी जो स्टैचूज दे रखे हैं वो अलग अलग पार्टीज को दे रखे हैं, ठीक है। ये बोल रहे हैं कोalition गवर्नमेंट। जब कोalition गवर्नमेंट का शुरुआत हुई तो एटलीस्ट स्टेट गवर्नमेंट को समहाउ रिलैक्सेशन हुआ कि उनकी जो डिमांड्स थी, वो जो मांगते थे सेंट्रल गवर्नमेंट से, उनको फुलफिल हो जाया करती थी, ठीक है। हियर आर 2 कार्टून शोइंग द रिलेशनशिप बिटवीन द सेंटर एंड स्टेट। शुड द स्टेट गो टू द सेंटर विद द बेगिंग बाउल। क्या स्टेट को जाना चाहिए सेंटर के पास बाउल बेगिंग करने के लिए कि फेमाइन के लिए, कुछ हमारे यहाँ फेमाइन है तो कुछ आप पैसे दो, ये हुए कुछ पैसे दो। हाउ कैन द लीडर ऑफ अ कोalition कीप द पार्टनर्स ऑफ द गवर्नमेंट सेटिस्फाइड। अब कोalition में क्योंकि हर किसी को खुश रखते हैं, अलग अलग पार्टीज को मिलके हमने बनाया, तो हमको सबको डिमांड्स को देखना पड़ता है। दिस लेड टू अ न्यू कल्चर ऑफ पावर शेयरिंग एंड रेस्पेक्ट फॉर द ऑटोनॉमी ऑफ स्टेट गवर्नमेंट। यहां से हम देखते हैं 1990 से सीन बदल जाता है, ठीक है। स्टेट गवर्नमेंट को काफी कुछ इंडिपेंडेंस मिल जाती है, स्टेट गवर्नमेंट की सिचुएशन वो नहीं होती है जो इंदिरा गांधी के टाइम पे थी। This trend was supported by a major judgment of the Supreme Court that made it difficult for the central government to dismiss the state government in an arbitrary manner. पहले क्या होता था कि सेंट्रल गवर्नमेंट जब भी देखती थी कि थोड़ा सा मिसरूल है, मिसमैनेजमेंट है, तो स्टेट गवर्नमेंट को डिसमिस कर देती थी। तो रिजल्ट ये हुआ कि सुप्रीम कोर्ट ने लॉ एंड ऑर्डर लेके आए कि आप ऐसे ही स्टेट गवर्नमेंट को डिसमिस नहीं कर सकते हो। Thus, federal power sharing is more effective today that it was in the early years after the constitution came into force. So आज के डेट में फेडरलिज्म ट्रू स्पिरिट में है, इम्प्लीमेंटेड है, पहले वो वैसा नहीं था। लिंग्विस्टिक कितने लैंग्वेजेस हैं मैंने बताया था, हिंदी को इंक्लूड करके 22 लैंग्वेजेस हैं इंडिया में, 8th शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। सो प्लीज इसको ध्यान रखना।
बाई चांस अगर ये एग्जाम में आता है तो। ये एक पैसेज दे रखा है, इससे क्वेश्चन आ रखा है एग्जाम में, ये आया है 2016-17 में। व्हाई वाज स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन फॉर्म? State Reorganization Commission was formed in 1954 to recommend creation of state on the linguistic basis. ठीक है, सो प्लीज अंडरलाइन कर लो इसको। स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन बना था कि स्टेट्स रिकमेंड करना कि कौन कौन से स्टेट्स को हमको बनाना है ऑन द लिंग्विस्टिक, लैंग्वेज के हिसाब से कौन कौन से स्टेट्स को हमको बनाना है। बाकी हम अभी डिसेंट्रलाइजेशन करेंगे तो बाकी क्वेश्चंस पे हम वापस आएंगे। अब बात करते हैं डिसेंट्रलाइजेशन इन इंडिया। ठीक है, डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर मींस सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के बाद अब हम आते हैं लोकल लेवल में। ठीक है, वी नोटेड अबाउट दैट फेडरल गवर्नमेंट हैव टू और मोर tiers of government. We have so far discussed the two tiers of government in our country. वैसे तो हम बताते हैं कि हमारे पास दो, या सेंट्रल और स्टेट है, बट अ वास्ट कंट्री लाइक इंडिया कैन नॉट बी रन ओनली थ्रू दीज टू टीयर्स। स्टेट्स इन इंडिया आर एज लार्ज एज इंडिपेंडेंट कंट्री ऑफ यूरोप। जो हमारे जो स्टेट्स हैं बहुत ही बड़े हैं, वो एक यूरोप की कंट्री के बराबर है। उन्होंने कुछ एग्जाम्पल्स दे रखे हैं। इन टर्म ऑफ पॉपुलेशन उत्तर प्रदेश इज बिगर देन रशिया। पॉपुलेशन की बात कर रहे हैं, साइज की नहीं कर रहे हैं। ठीक है, महाराष्ट्र इज ऑल्सो बिग एज जर्मनी। महाराष्ट्र की जो पॉपुलेशन है वो जर्मनी के बराबर है। मेनी ऑफ दीज स्टेट्स आर इंटरनली वेरी डाइवर्स। There is thus a need for power sharing within these states. Federal power sharing in India needs another tier of government below the state government. This is rational for decentralization of power. This resulted a third tier of government called a local government. So the third tier of government हमारी जो है वो है local government. अब बात करते हैं व्हेन पावर इज, डेफिनेशन क्या है। ठीक है, डिसेंट्रलाइजेशन की डेफिनेशन क्या है, मैंने यहाँ डेफिनेशन लिखी है, इसको अंडरलाइन कर लेना, कई बार डेफिनेशन करके भी क्वेश्चन आया है। व्हेन पावर इज टेकन अवे फ्रॉम सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट एंड गिवन टू द लोकल गवर्नमेंट इज कॉल्ड डिसेंट्रलाइजेशन। ठीक है, हम सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट से कुछ पावर लेते हैं, लोकल गवर्नमेंट को देते हैं, उसको बोलते हैं डिसेंट्रलाइजेशन। ठीक है, वाई लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इज इंपॉर्टेंट। अब बात करते हैं कि लोकल गवर्नमेंट इंपॉर्टेंट क्यों है। ठीक है, सो द बेसिक आइडिया बिहाइंड डिसेंट्रलाइजेशन इज दैट देयर आर लार्ज नंबर ऑफ प्रॉब्लम एंड इश्यूज विच आर बेस्ट सेटल्ड एट द लोकल लेवल। क्यों है, ठीक है, अब सेंट्रल में बैठी हुई गवर्नमेंट जानती नहीं है कि किसी स्टेट के किसी गांव में क्या प्रॉब्लम है। अब वो गांव वाले बेटर समझते हैं कि उनकी प्रॉब्लम्स क्या हैं और वो अपने लेवल तक अच्छे से वो सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, इसीलिए लोकल गवर्नमेंट की बहुत इंपॉर्टेंट है। पीपल हैव बेटर नॉलेज ऑफ प्रॉब्लम्स इन देयर लोकेलिटीज। लोकल लेवल पे आप किसी गांव में सेंट्रल गवर्नमेंट क्या जाने, सो पीपल दोज हु आर लिविंग इन द लोकेलिटी दे नो देयर प्रॉब्लम्स बेटर। ठीक है, दे ऑल्सो हैव बेटर आइडियाज ऑन वेयर टू स्पेंड मनी एंड हाउ टू मैनेज थिंग्स मोर एफिशिएंटली। अब ये लोकल गवर्नमेंट को पैसे भी मिलते हैं, तो उनको पता है कि उनको किन चीजों पे पैसे स्पेंड करने हैं और किस तरह से मैनेज करना है। ठीक है, अब मैं दिल्ली में बैठ के डिसाइड करूंगी कि किसी स्टेट के किसी गांव में पैसे कैसे स्पेंड करने, क्योंकि मुझे नेशनल मैटर्स भी देखने होते हैं ना, और या स्टेट गवर्नमेंट भी अगर कैपिटल में है तो कैसे। तो रिजल्ट ये होता है कि जो लोकल गवर्नमेंट है उनको अच्छे से पता है कि पैसे कहाँ स्पेंड करने हैं और किस तरह से स्पेंड करने हैं। इट इज पॉसिबल फॉर द पीपल टू डायरेक्टली पार्टिसिपेट इन डिसीजन मेकिंग, और इसमें जो लोकल लोग हैं वो डायरेक्टली पार्टिसिपेट करते हैं डिसीजन मेकिंग में। इसलिए लोकल सेल्फ गवर्नमेंट हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैंने यहाँ फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड पॉइंट दे रखे हैं, डिफरेंट कलर कोडिंग भी कर दी है, प्लीज यहाँ से आंसर उठा लेना। This helps to inculcate a habit of democratic participation. Local government is the best way to realize one important principles of democracy, namely local self-government. The need for decentralization was recognized in our constitution. Since then, there have been several attempts to decentralize power to the level of village and town. जब हमने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया तो हमको समझ में आया कि कंट्री में डिसेंट्रलाइजेशन की बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इंपॉर्टेंस है, और तभी से हमने शुरू किया कंट्री के पावर को डिसेंट्रलाइजेशन करना। पंचायत इन विलेज एंड म्यूनिसिपैलिटीज इन अर्बन एरियाज वर सेट अप इन ऑल द स्टेट्स। सो विलेज लेवल पे हमने पंचायत सिस्टम शुरू किया और सिटीज में, अर्बन एरियाज में म्यूनिसिपैलिटीज एंड म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशंस बनाए। ठीक है, बट दीज वर डायरेक्टली अंडर द कंट्रोल ऑफ स्टेट गवर्नमेंट, बल्कि सारे के सारे स्टेट गवर्नमेंट के अंडर में थे।
इलेक्शन टू दीज लोकल गवर्नमेंट्स वर नॉट हेल्ड रेगुलर, इनमें कुछ प्रॉब्लम्स भी थे शुरुआत में, इनके इलेक्शंस रेगुलर होते नहीं थे. लोकल गवर्नमेंट डिड नॉट हैव एनी पावर और रिसोर्स टू देयर ओन ऑल्सो. लोकल गवर्नमेंट इनको फाइनेंशियली हेल्प भी नहीं करती थी. दिस देयर वाज अ लिटिल डिसेंट्रलाइजेशन इन वेरी इन इफेक्टिव टर्म. अगर इफेक्टिवली बात करते हैं तो बहुत ज्यादा इफेक्टिव नहीं थे शुरुआत में. So a major step towards decentralization was taken in 1992. तो डिसेंट्रलाइजेशन में जो मेजर चेंजेस हुए हैं वो 1992 में हुए हैं. The constitution was amended to make third tier of democracy more powerful and effective. ठीक है, हमने कॉन्स्टिट्यूशन बदला 1992 में. जो थर्ड टीयर था उसको मोर पावरफुल, ज्यादा पावरफुल और ज्यादा इफेक्टिव बनाया. इससे रिलेटेड क्वेश्चन आ रखे हैं, मैं जरा सा दिखा देती हूँ. Which is the highest institution of पंचायती, ये हम बाद में कर लेंगे. State any three major steps taken by Indian government towards decentralization. ठीक है. Explain three major provisions of the Constitution Amendment of 1992 which really strengthen the third tier of democracy in India. So ये है, ये आंसर है. Amendment in Constitution, Indian Constitution in 1992. Explain any five advantage of decentralization of power. तो ये जो दिए है ना, इसी को थोड़ा सा ट्विस्ट करके एडवांटेज लिख देना, सेम ही आंसर है, डिफरेंस नहीं है. अब 1992 में अमेंडमेंट से फायदे क्या हुए? Now it is constitutionally mandatory to hold regular election to the local government bodies. जो पहले रेगुलर इलेक्शंस नहीं होते थे, अब ये कॉन्स्टिट्यूशनली मैंडेटरी हो गए कि रेगुलर इलेक्शंस होंगे. ठीक है, तो ये हमारा एक एडवांटेज हो गया. ठीक है. सीट्स आर रिजर्व इन द इलेक्टेड बॉडीज एंड द एग्जीक्यूटिव हेड ऑफ दिस इंस्टीट्यूशन फॉर शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स. यहाँ पे सीट्स रिजर्व हुए शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स के लिए. एट लीस्ट 1/3 ऑफ ऑल पोजीशंस रिजर्व फॉर वुमेन. ये क्वेश्चन आ रखा है, इसमें 1/3 की जगह पूछा गया है व्हाट इज द परसेंटेज. 33% है, यहाँ पे लिख लेना, मैं अभी शो करूंगी क्वेश्चन. ठीक है. 33% of seats reserved in the panchayat for women. An independent institution called the state election has been created in each state to conduct panchayat and municipal election. अब independent body उन्होंने बनाई. ठीक है, पहले हमारा सेंट्रल इलेक्शन कमीशन था, अब उन्होंने स्टेट लेवल पे इलेक्शन कमीशन बनाया. ठीक है, ये भी क्वेश्चन आ रखा है. स्टेट लेवल पे इलेक्शन कमीशन बनाया जिसका काम था कि जो स्टेट की जो बॉडीज है, ठीक है, उन पे रेगुलर पंचायत सिस्टम और म्यूनिसिपल्स के इलेक्शंस कंडक्ट कराना. The state governments are required to share some power and revenue with the local government also. State government से कहा गया कि आप अपने जो कुछ पावर हैं, कुछ रेवेन्यूज हैं, वो लोकल गवर्नमेंट, मतलब कुछ पैसे हैं, कुछ पावर्स हैं, वो लोकल गवर्नमेंट के संग शेयर करो. एक्सप्लेन एनी 5 फीचर ऑफ पंचायती राज इन इंडिया. ठीक है, तो मेरे ख्याल से 1992 के अमेंडमेंट्स क्लियर हो गए होंगे. ये 5 अमेंडमेंट्स हैं और इसी को इसको लिखने, इसको याद कर लेना, यही लिखने का आंसर यही लिखना पड़ेगा. ठीक है. व्हाट इज डिसेंट्रलाइजेशन, मैंने बताया था, ये डेफिनेशन याद कर लेना. व्हाट इज द नीड फॉर इट, बिकॉज नीड या इम्पोर्टेंस या लिख सकते हो, इम्पोर्टेंट और डिसेंट्रलाइजेशन. द बेसिक आइडिया बिहाइंड डिसेंट्रलाइजेशन इज दैट देयर आर लार्ज नंबर ऑफ प्रॉब्लम एंड इश्यूज व्हिच आर बेस्ट सेटल्ड एट द लोकल लेवल. नीड में ये भी डाल सकते हो आंसर. दिस विल ऑल्सो कम. So this is going to be by chance 2 marker question, चाहे तो वो हो सकता है एग्जाम में आ जाए. डिसेंट्रलाइजेशन से और क्वेश्चन है, यहाँ पे हम देख लेते हैं बिफोर गोइंग ऑन नेक्स्ट पेज. Describe any 3 steps taken by Indian government towards decentralization of power in 90. ये भी बहुत बार क्वेश्चन आया है, बार बार आ रहा है. Regular elections to the local government bodies now mandatory. Okay, seats are reserved for scheduled caste, scheduled tribe in the elected bodies, और 1/3 of seats are reserved for the women. तो इन्होंने 1/3 सीट्स जो है वुमेन्स के लिए रिजर्व की हैं. ठीक है. क्रिएशन ऑफ स्टेट्स इलेक्शन कमीशन इन ईच स्टेट. सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट टू शेयर सम ऑफ इट्स पावर एंड रिसोर्सेज विद द लोकल गवर्नमेंट. ठीक है. ये पेज 24 लिखा है मैंने इसलिए क्योंकि वहां पे जब मार्किंग स्कीम से मैं निकाल रही थी बोर्ड का, तो उसमें लिखा होता है पेज 24 पे इसका आंसर है. अब आते हैं हम, डिस्क्राइब द रैशनल बिहाइंड द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन इन इंडिया. ये थोड़ा सा डिफरेंट है. रैशनल मतलब बेसिकली मोटिव क्या था डिसेंट्रलाइजेशन का इंडिया में. लार्ज नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स एंड इशू विच आर बेस्ट सेटल्ड एट द लोकल लेवल.
हमको ये था कि जो बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं हम लोकल लेवल पे आसानी से सेटल कर सकते हैं। पीपल हैव बेटर नॉलेज ऑफ द प्रॉब्लम इन देयर लोकेलिटीज। हम जिस लोकेलिटी में रहते हैं, प्लीज क्वेश्चन को रैशनल मतलब समझना कि रीजन क्या था। और यहाँ पे ये पूछ रहा है हमसे कि इंडियन गवर्नमेंट टुवर्ड्स डिसेंट्रल, इंडियन गवर्नमेंट ने क्या बनाया, ठीक है। सो रैशनल ये था कि हम जानते हैं कि लोकल लोग अपने प्रॉब्लम्स को अच्छे से समझ सकते हैं, ठीक है। पीपल हैव बेटर नॉलेज ऑफ प्रॉब्लम, they have better ideas on where to spend money and how to manage things more efficiently। लोगों को पता है कि कहाँ पैसे स्पेंड करने हैं और कैसे मैनेज करना है, इसीलिए डिसेंट्रलाइजेशन ज्यादा इंपॉर्टेंट था। पॉसिबल फॉर द पीपल टू डायरेक्टली पार्टिसिपेट इन डिसीजन मेकिंग, लोग डायरेक्टली पार्टिसिपेट कर सकते हैं। और दिस हेल्प्स टू इनकलकेट अ हैबिट ऑफ डेमोक्रेटिक पार्टिसिपेशन। तो ये रैशनल वाला क्वेश्चन जो है और ये लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इंपॉर्टेंट सेम है, ठीक है। अब बात करते हैं एक्सप्लेन एनी 5 फीचर ऑफ पंचायती राज सिस्टम इन इंडिया। जो इंडिया में पंचायती राज सिस्टम है उसके कोई भी 5 फीचर्स बताने को बोला गया है, ठीक है। सो फर्स्ट है ईच विलेज और अ ग्रुप ऑफ विलेज इन सम स्टेट्स हैव अ ग्राम पंचायत। विलेज होंगे, अगर विलेज बहुत छोटा है तो बहुत सारे ग्रुप ऑफ विलेज होंगे। सो विलेज या ग्रुप ऑफ विलेज में ग्राम पंचायत होती है। अब डिपेंड करता है वो पॉपुलेशन में, एक नंबर ऑफ पॉपुलेशन रखते हैं। अगर बहुत छोटा विलेज है तो ग्रुप ऑफ विलेज हो जाएंगे, या बड़ा विलेज हो तो एक विलेज होगा जिसमें पंचायत ग्राम पंचायत होती है। दिस इज अ काउंसिल कंसिस्टिंग ऑफ सेवरल वार्ड मेंबर्स ऑफन कॉल्ड पंच एंड अ प्रेसिडेंट। और बहुत सारे इसमें वार्ड मेंबर्स होते हैं, इसको बोलते हैं पंच, या फिर प्रेसिडेंट को बोलते हैं सरपंच। They are directly elected by all the adult population living in that ward or village। इनका इलेक्शन जो होता है वो डायरेक्ट होता है, उस गांव में जितने भी लोग होते हैं वो इनको डायरेक्ट इलेक्ट करते हैं। द पंचायत वर्क्स अंडर द ओवरऑल सुपरविजन ऑफ द ग्राम सभा। अब जो पंचायत है वो ग्राम सभा के अंडर में काम करती है। एक जगह क्वेश्चन आ रखा है पंचायत और ग्राम सभा के डिफरेंस में। ऑल वोटर्स इन द विलेज आर इट्स मेंबर। गांव के जितने भी वोटर्स होते हैं वो सारे के सारे ग्राम सभा के मेंबर्स होते हैं। It has to meet at least twice or thrice in a year to to approve the annual budget of the gram panchayat and to review the performance of the gram panchayat। इसको साल में एटलीस्ट 2 बार मिलना, ट्वाइस और थ्राइस, जिससे कि ग्राम पंचायत का जो बजट है वो अप्रूव करती है। सो बेसिकली ये जो 5 फीचर्स आएगा तो ये सारे लिखने पड़ेंगे, और अगर 3 फीचर्स आएगा तो वार्ड और विलेज तक ही लिख के छोड़ देना, ठीक है। तो लोकल गवर्नमेंट स्ट्रक्चर्स गोज राइट अप टू द डिस्ट्रिक्ट लेवल। लोकल गवर्नमेंट का रोल ऑफ ग्राम सभा करके भी आता है, तो यहाँ पे कर सकते हैं द पंचायत वर्क्स अंडर द ओवरऑल सुपरविजन ऑफ द ग्राम सभा। इट हैज टू मीट ऑल वोटर्स इन द विलेज आर मेंबर ऑफ ग्राम सभा and it has to meet at least twice or thrice in a year to approve the annual budget of a gram panchayat। ठीक है, ग्राम सभा के मेंबर मिलते हैं ग्राम पंचायत का बजट डिसाइड करने के लिए। अब बात करते हैं लोकल गवर्नमेंट स्ट्रक्चर। ये थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, मुझे मालूम है, स्टूडेंट्स बहुत प्रॉब्लम फेस करते हैं लोकल गवर्नमेंट के स्ट्रक्चर को। तो मैंने यहाँ पे एक थोड़ा सा ना यहाँ बना के भी दिया, रूरल लोकल सेल्फ गवर्नमेंट का स्ट्रक्चर कैसे होता है। मैं यहाँ से बता रही हूँ, फिर यहाँ से मैं सो दैट इजी हो जाएगा याद करना। लोकल गवर्नमेंट स्ट्रक्चर गोज राइट अप टू द डिस्ट्रिक्ट लेवल। A few gram panchayat are grouped together to form what is usually called a panchayat samiti or block। तो ये ग्राम पंचायत के जो लोग हैं ना, इनको ग्रुप मिला के इनको बोलते हैं पंचायत समिति ब्लॉक लेवल पे। तो ये सारे ग्राम पंचायत मिलके इनको बोलते हैं पंचायत समिति ब्लॉक लेवल पे, ठीक है। द मेंबर ऑफ दिस रिप्रेजेंटेटिव बॉडी आर इलेक्टेड बाय ऑल द पंचायत मेंबर इन द एरिया। इसके जो मेंबर्स हैं वो इलेक्टेड करते हैं, सारे के जो पंचायत के जितने भी मेंबर्स होते हैं वो मिलके। All the panchayat samitis mandal in a district together constitute the जिला परिषद। जितने भी पंचायत समितिज होते हैं ब्लॉक में सारे मिलके बनते हैं जिला परिषद, ठीक है। ग्राम पंचायत मिलके बनते हैं पंचायत समिति, सारे पंचायत समिति मिलके बनते हैं जिला परिषद, ठीक है। सो डिवीजन ऐसे है। मोस्ट मेंबर ऑफ द जिला परिषद आर इलेक्टेड। अब ये जिला परिषद के जितने भी मेंबर होते हैं सारे के सारे इलेक्टेड होते हैं। जिला परिषद में तुम्हारे एमएलएस भी होते हैं, ऐसे बहुत सारे होते हैं, सारे के सारे इसके मेंबर्स होते हैं, ठीक है। मेंबर ऑफ लोकसभा, एमएलए, डिस्ट्रिक्ट एंड सम अदर ऑफिशियल्स ऑफ द डिस्ट्रिक्ट लेवल बॉडीज आर इट्स मेंबर। सारे के सारे इसके मेंबर्स होते हैं। जिला परिषद का जो चेयरमैन होता है, पॉलिटिकल हेड ऑफ जिला परिषद, जिला वो पॉलिटिकल हेड होता है। इसका जो चेयरपर्सन होता है वो पॉलिटिकल हेड होता है। सिमिलरली लोकल गवर्नमेंट बॉडीज एग्जिस्ट फॉर अर्बन एरियाज। ये तो बात हो गई हमारे लोकल गवर्नमेंट की,
ठीक है। अब हम बात करते हैं अर्बन सिटी एरिया में। तुमने सुना होगा म्यूनिसिपैलिटीज एंड म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन। ठीक है। सो छोटी सिटीज में म्यूनिसिपैलिटीज होते हैं, बड़ी सिटीज में म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशंस होते हैं। ठीक है। बोथ म्यूनिसिपैलिटीज एंड म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन आर कंट्रोल्ड बाय द इलेक्टेड बॉडी कंसिस्टिंग ऑफ पीपल रिप्रेजेंटेटिव। सो इलेक्टेड बॉडीज होते हैं, पीपल रिप्रेजेंटेटिव उनको कंट्रोल करते हैं। म्यूनिसिपल चेयरपर्सन इज द पॉलिटिकल हेड ऑफ म्यूनिसिपैलिटी। इसका चेयरपर्सन होता है वो म्यूनिसिपैलिटी का हेड होता है। द म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन एन ऑफिसर इज कॉल्ड मेयर। मेयर्स के कभी तुमने सुना होगा, तुम्हारे सिटीज में मेयर के इलेक्शंस भी होते होंगे। जो इसका ऑफिसर होता है वो मेयर होता है। एक 1 मार्कर क्वेश्चन आ रखा है, व्हाट इज द ऑफिशियल पोस्ट ऑफ द चेयरपर्सन ऑफ अ म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन। जो ऑफिशियल पोस्ट क्या होती है म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के हेड की, उसको बोलते हैं मेयर, उसको मेयर बोलते हैं। अब बात करते हैं पूछा है, एक क्वेश्चन आ रखा है, डिस्कस द स्ट्रक्चर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। सो मैंने यहाँ बता दिया है, ग्राम पंचायत होता है, पंचायत समिति होती है, फिर ये जिला परिषद होता है। यहाँ से उठा लेना इट फ्यू ग्राम पंचायत आर ग्रुप टुगेदर टू फॉर्म व्हाट इज यूजुअली कॉल्ड पंचायत समिति। फिर यहाँ से कर लेना ऑल पंचायत समिति और मंडल ऑफ अ डिस्ट्रिक्ट टुगेदर कॉन्स्टिट्यूट द जिला परिषद। ठीक है। मोस्ट मेंबर ऑफ द जिला परिषद आर इलेक्टेड। अभी कौन कौन से इलेक्टेड मेंबर्स हैं यहाँ पे नाम दे रखा है। ठीक है। What is a ग्राम पंचायत, what is a ग्राम सभा, डिस्क्राइब एनी 4 फंक्शन ऑफ अ ग्राम सभा। एक अलग से भी क्वेश्चन आ रखा है। सो a body comprising of all the adult member of a village or a group of village is called ग्राम सभा। गांव में जितने भी एडल्ट मेंबर्स होते हैं, ठीक है, वो ग्राम सभा के मेंबर्स होते हैं। तो इनका काम क्या होता है, इट इलेक्ट द मेंबर ऑफ द ग्राम पंचायत के मेंबर्स को ये इलेक्ट करते हैं। ग्राम सभा सुपरवाइज द वर्क ऑफ विलेज पंचायत। जो गांव के जो पंचायत का जो काम होता है उसको वो देखते हैं। इट अप्रूव्स द एनुअल बजट। साल का पूरा बजट ही अप्रूव करते हैं। इट रिव्यूज द परफॉर्मेंस ऑफ ग्राम पंचायत, और ग्राम पंचायत की परफॉर्मेंस को भी रिव्यू करते हैं। तो ये देख लेना, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। ये क्वेश्चन आ रखा है बोर्ड एग्जाम में। ठीक है। अब बात करते हैं हम नेक्स्ट की, डिफरेंशिएट बिटवीन ग्राम सभा एंड ग्राम पंचायत। ये भी एक क्वेश्चन आया है। तो ग्राम पंचायत इज अ काउंसिल कंसिस्टिंग ऑफ सेवरल वार्ड मेंबर्स ऑफन कॉल्ड पंच एंड हेड और सरपंच। ग्राम पंचायत होता है वो बहुत जो वार्ड के जितने भी एडल्ट मेंबर होते हैं उनको पंच या सरपंच बोलते हैं। इट इज डिसीजन मेकिंग बॉडी ऑफ द विलेज। ठीक है। गांव के सारे इंपॉर्टेंट डिसीजन ग्राम पंचायत ही लेती है। पंचायत वर्क अंडर द ओवरऑल सुपरविजन ऑफ ग्राम सभा। ग्राम सभा के सुपरविजन में पंचायत काम करती है। ऑल द वोटर्स इन द विलेज आर मेंबर ऑफ ग्राम सभा। गांव के जितने भी वोटर्स होते हैं वो ग्राम सभा के भी मेंबर्स होते हैं। दीज वोटर्स इलेक्ट द ग्राम पंचायत। ये इलेक्ट करते हैं ग्राम पंचायत को। आगे बात करते हैं, ये लास्ट टॉपिक है, लोकल गवर्नमेंट हैव मेड अ सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट ऑन इंडियन डेमोक्रेसी, एट द सेम टाइम देयर आर मेनी डिफिकल्टीज। लोकल गवर्नमेंट ने इंडिया में बहुत ही इम्पैक्ट डाला है, मगर लोकल गवर्नमेंट को बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं। ठीक है। तो यहाँ पे है, कॉन्स्टिट्यूशन स्टेटस फॉर द लोकल गवर्नमेंट हैज हेल्प टू डीपेन डेमोक्रेसी इन अवर कंट्री। ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशनली अगर देखा जाए तो हमारी कंट्री में जो डेमोक्रेसी जो डीपेन हुई है इज बिकॉज ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। It has also increased women representation and voice in our democracy. लोकल सेल्फ गवर्नमेंट में तुमने देखा होगा कि लेडीज के लिए सीट रिजर्व होती है। वुमेन का पार्टिसिपेशन भी बढ़ा है हमारी कंट्री में, और सब लोग लोकल लेवल तक लोग हैं जो डेमोक्रेसी इलेक्शन सब में इंटरेस्ट लेने लगे हैं। मगर इसके प्रॉब्लम्स क्या क्या हैं। ठीक है। अब यहाँ पे while elections are held regularly, at the same time there are many difficulties. While elections are held regularly and enthusiastically, gram sabha are not held regularly. So यहाँ से कर लेना, elections of कर लो, gram sabha are not held regularly. gram sabha के जो elections है वो regular नहीं होते हैं। Most states have not transferred significant power to the local government. बहुत सारे states जो हैं उन्होंने पावर जो है वो local government को transfer नहीं किए हैं, nor have they given adequate resources also. ठीक है। ये 2 प्लस पॉइंट है और 3 नेगेटिव पॉइंट है। सो मैंने इसको यहाँ पे इसको मार्क कर लेना। इलेक्शंस ऑफ ग्राम सभा आर नॉट हेल्ड रेगुलरली, पहला पॉइंट। मोस्ट स्टेट्स हैव नॉट ट्रांसफर्ड सिग्निफिकेंट पावर टू द लोकल गवर्नमेंट। बहुत सारे स्टेट्स ने लोकल गवर्नमेंट को अच्छे खासे पावर नहीं दिए हैं। एंड नॉट दे हैव गिवन एडिक्वेट रिसोर्सेज ऑल्सो। ये एडिक्वेट रिसोर्सेज भी लोकल सेल्फ गवर्नमेंट को नहीं दिए हैं।
अब बात करते हैं कुछ एक और क्वेश्चन की, फिर हम फर्स्ट पेज पे जाएंगे। ये है नेचर ऑफ पंचायत राज सिस्टम इन इंडिया। ठीक है, जो पंचायती राज सिस्टम जो इंडिया का है उसका नेचर बताओ। सो सेम चीज है, द कॉन्स्टिट्यूशन वाज अमेंडेड इन 1992। देखो ये कैसे भी क्वेश्चन जो है वो चेंज कर करके आएगा। मैंने यहाँ लिख दिया है पेज 24 25। सो ये 3 मार्क का क्वेश्चन था। और ये 24 25 में आंसर्स में उन्होंने बोला लिखा हुआ है, द कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडेड 1992 टू मेक डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स इफेक्टिव एंड पावरफुल 3 टायर सिस्टम। ठीक है, टू मेक अ मोर इफेक्टिव and powerful three-tier system via Gram Panchayat, Block Samiti and Jila Parishad. Gram Panchayat is a council consisting of several ward members, often called Panch, directly elected by all the adult population living in that ward or village. It is the decision-making body of the entire village. पंचायत वर्क अंडर द ओवरऑल सुपरविजन ऑफ द ग्राम सभा। यहाँ से भी चाहो तो पॉइंट उठा सकते हो पंचायत राज का, मैंने यहाँ पे भी डाला हुआ है। इट हैज टू मीट एट लीस्ट ट्वाइस और थ्राइस इन अ ईयर। It is constitutionally mandatory to hold regular elections. Seats are reserved in the election bodies and the executive head of scheduled caste, scheduled tribe, OBC. At least 1/3 of all positions are reserved for women. ठीक है, सेम पॉइंट है, यहाँ से उठा लेना हो तो यहाँ से उठा लो, चाहे वहां से उठा लो। अब हम चलते हैं फर्स्ट पेज पे। Which institution has been created in the each state of India to conduct पंचायत and municipal election? मैंने बताया था पढ़ाते वक्त, स्टेट इलेक्शन कमीशन। ये 20 में भी आ रखा है, तो 15th में भी आ रखा है, 1 मार्क का क्वेश्चन। ठीक है, which government has the power to legislate on residuary subjects in India? रेसिडरी सब्जेक्ट्स जो होते हैं वो कौन सी गवर्नमेंट उस पर लॉ बनाती है? तो हम सबको पता है यूनियन गवर्नमेंट, और यू कैन राइट सेंट्रल गवर्नमेंट, और डिपेंड करता है एमसीक्यू में वो क्या ऑप्शन देते हैं। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन है, ये है स्टेट एनी वन स्टेप टेकन इन बेल्जियम टू रूल आउट द प्रॉब्लम ऑफ रीजनल डिफरेंस एंड कल्चरल डाइवर्सिटी। The Constitution of Belgium established equality by maintaining equal number of French and Dutch speaking people in the central government. ये बेसिकली होना तो चाहिए था फर्स्ट चैप्टर में, बट उन्होंने मार्किंग स्कीम में उन्होंने इसको सेकंड का इंडिकेशन दिया कि सेकंड चैप्टर से उन्होंने दिया है। तो हमको पता है सेंट्रल गवर्नमेंट में फ्रेंच और डच को उन्होंने इक्वल रिप्रेजेंटेशन दिया था। ये थोड़ा सा अलग से क्वेश्चन आया है, बुक में कहीं पे मार्किंग स्कीम में नहीं है 33%, मगर बुक में भी कहीं नहीं है, मगर ये है इसलिए मैं सोचा डिस्कस कर लेते हैं, बाई चांस आता है तो यू कैन राइट। व्हाट परसेंटेज ऑफ रिजर्वेशन इज गिवन टू वुमेन इन लोकल एडमिनिस्ट्रेशन इन इंडिया? सो 33% सीट्स इज रिजर्व फॉर द वुमेन, इन द एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पज इन इंडिया। ठीक है, अब यहाँ पे बात करते हैं फीचर ऑफ फेडरलिज्म। ये 2 क्वेश्चन आया है, व्हाट इज द फीचर ऑफ फेडरलिज्म गवर्नमेंट एंड व्हाट इज द फीचर ऑफ यूनिटरी गवर्नमेंट। ठीक है, सो एक बार इसको गवर्नमेंट, तो यूनिटरी गवर्नमेंट में जो है, यूनिटरी गवर्नमेंट हमको पता है श्रीलंका वाले थी, ओनली वन लेवल ऑफ गवर्नमेंट और द यूनिट आर सबऑर्डिनेट टू द सेंट्रल गवर्नमेंट। द सेंट्रल गवर्नमेंट कैन पास एन ऑर्डर टू द प्रोविंस और द लोकल गवर्नमेंट, हम कर चुके हैं। स्टेट गवर्नमेंट हैज द पावर ऑफ इट्स ओन फॉर विच इट इज नॉट आंसरेबल टू द सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक है, both these governments are separately answerable to the people। ये वाला ये नहीं होगा, ये नहीं है, ये लास्ट में कंक्लूड कर देना, ये नहीं है। ठीक है, only one level of government or the subunits are subordinate to the central government. Central government can pass an order to the provinces or the local government। ठीक है, अब बात करते हैं फीचर ऑफ फेडरलिज्म। फेडरलिज्म में ये है, there are 2 or more level of government, different tiers of government govern the same citizen but each tier has its own jurisdiction। The jurisdiction of the respective level of tier of government is specified in the constitution। constitution में लिखा होता है कि दोनों सबकी क्या क्या rights हैं। So the existence and authority of each tier of government is constitutionally guaranteed। ठीक है, स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट की पूरी कॉन्स्टिट्यूशनली पूरी सब कुछ लिखा होता है, इसलिए उनमें गारंटी होती है। सेंट्रल गवर्नमेंट कभी भी स्टेट गवर्नमेंट के राइट्स में इंटरफेयर नहीं करेगा। द फंडामेंटल प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कैन नॉट बी यूनिलैटरली चेंज बाय वन लेवल ऑफ गवर्नमेंट, मैंने बता दिया था।
अगर सेंट्रल गवर्नमेंट चाहे या फिर कि स्टेट गवर्नमेंट के राइट्स को कम करना तो कर नहीं सकता है। फिर 2/3 मेजोरिटी दोनों हाउसेस में मतलब पार्लियामेंट में पास करना पड़ेगा, फिर वो स्टेट से भी परमिशन लेनी पड़ेगी। Courts have the power to interpret the constitution and the power of different level of government. Sources of revenue for each level of government is clearly specified. जो revenue है वो clearly mention होते हैं कि state के क्या revenue है और central के क्या revenue, जैसे union list, state list, concurrent list सब mention होता है. The federal system thus has dual objective to safeguard and promote unity of the country, while at the same time accommodate regional diversity also. ठीक है, सो ये है हमारा फेडरल के फीचर्स ज्यादा हैं और यूनिटरी के फीचर्स ये दो हैं, ठीक है। और इफ यू हैव स्टिल एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क मी, सो and all the best. I think I have discussed all the important questions and expected questions which we are expecting is going to come in board exam, ठीक है। मोस्ट प्रोबेबली जितने भी हम आ सकते थे मैंने सारे के सारे कवर कर दिए हैं, जिससे कि कोई प्रॉब्लम ना हो। बट स्टिल यू फील दैट मेरे को ये वाला चीज समझ में नहीं आया है, तो मे बी आई एम गोइंग टू डिस्कस विद यू, okay, and all the best, do well in your board exam and please like and subscribe also, ठीक है। so I don't think I have left any of the question for you, सारे के सारे हमने ये पिक्चर बेस्ड क्वेश्चन कर लेना, ये आ रखा है बोर्ड एग्जाम में। कई बार जरूरी नहीं है कि जो पिक्चर बेस्ड क्वेश्चन है वो हिस्ट्री से ही आए, कई बार ऐसा होता है कि सिविक्स पॉलिटिकल साइंस से भी पिक्चर बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं। अगर 2020 का और 19 का अगर क्वेश्चन पेपर देखोगे, सैम्पल क्वेश्चन पेपर्स की मैं बात कर रही हूँ, तो उसमें पिक्चर बेस्ड क्वेश्चंस हैं, ठीक है। सो उनको प्लीज एक बार देख लेना। ऑल द बेस्ट, डू वेल इन योर बोर्ड एग्जाम, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब, थैंक यू।